जय एवरीवन। आज के सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कार्नोट इंजन। आपको इस टॉपिक की मैं एक खास बात बता दूं कि अब तक जितने भी एयरफोर्स नेवी के एग्जाम हुए ना, ये ऐसा फेमस टॉपिक है कि थर्मोडायनामिक्स में से ये आना ही आना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें से न्यूमेरिकल ही बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर अब तक किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं वो मैं आपको यहां कराऊंगा। क्वेश्चंस भी आपको समझाने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, और इसे कंसेप्ट को भी मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान से इस सेशन को जरूर देखें, आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिशियल होगा। जैसे ये टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, ठीक उसी तरीके से फिजिक्स में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस लेके आ रहा हूं। यहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे रखा है, उसको जाके देखें। वहां अलग अलग चैप्टर्स की मैंने वीडियोस बनाई हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या है कार्नोट इंजन। पहली बात, ये जो कार्नोट इंजन है, एक साइंटिस्ट थे कार्नोट, उन्होंने इसको दिया। ठीक है, और ये जो इंजन है ये प्रैक्टिकल इंजन नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो इंजन है वो थ्योरेटिकल पॉसिबल है और आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, इसलिए आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बच्चे पॉसिबल नहीं है। ये जो इंजन है इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इफिशियंसी। मतलब इसकी जो इफिशियंसी है ना वो 100% होती है। कितनी होती है? 100%। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो, अगर परसेंटेज में बात नहीं करूं तो 1, मतलब 100% इसकी इफिशियंसी होती है। ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। अब तक जो जनरली इंजन होते हैं उनमें क्या, उनकी 90 से 95 के बीच में, 80 से 90 के बीच में इफिशियंसी होती है, लेकिन इसकी कार्नोट ने कहा कि इसकी इफिशियंसी 100% होती है। इकलौता ऐसा इंजन है। दूसरी बात, ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस पर एयरफोर्स ने क्वेश्चन पूछा है, इस पर एयरफोर्स ने क्वेश्चन पूछा है, इस पर मैं क्वेश्चन भी आपको लगवाऊंगा। तो पहले ही बता रहा हूं ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरी बात, इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? अगर कार्नोट इंजन की आप एफिशिएंसी निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस Q2/Q1 बराबर 1 माइनस T2/T1। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो Q2/Q1 होता है उसको यहां पे क्या बोला कार्नोट ने? T2/T1। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं Q2/Q1 का जो रेशियो है वो T2/T1 के बराबर होगा। तो आपके लिए जो फॉर्मूला होता है इफिशियंसी का कार्नोट इंजन के लिए, दैट इज 1 माइनस T2/T1, ये फॉर्मूला होता है। अब T2 क्या है, T1 क्या है, इसको मैं कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जनरली लड़के इसी बात में मिस्टेक कर जाते हैं, क्या है T2 क्या है T1, और इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है स्ट्रक्चर का, बस थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं ताकि चीजें मेमोराइज रहे आपको। देखो, ये आपको एक डिब्बा दिखाई दे रहा है इस तरीके का। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, कार्नोट इंजन के अंदर ये जो बाउंड्री होगी ये परफेक्ट नॉन कंडक्टिंग होती है। परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग, कुचालक होती है। मतलब इससे हीट बाहर नहीं जाएगी, कुचालक होती है। और जो नीचे वाला जो बेस आपको दिखाई दे रहा है ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, मतलब जो हीट निकलेगी वो नीचे होकर निकलेगी। इनकी बाउंड्रीज से, जो रेड कलर की बाउंड्रीज आपको दिख रही है, इनसे हीट नहीं निकलेगी। ये इंसुलेटिंग है और ये कंडक्टिंग है, यहां से हीट निकलेगी। इसके अंदर ये आइडियल गैस भरी हुई है, क्या है, जो कि कभी होती नहीं है, लेकिन कार्नोट ने बोला है तो मान लेते हैं कि आइडियल गैस है। ठीक है, अब ये पिस्टन लगी हुई है, ये भी नॉन कंडक्टिंग है, मतलब यहां से हीट नहीं निकलेगी, सिर्फ और सिर्फ बेस से निकलेगी। दूसरा इसमें एक चीज है, एक आपको ये बक्सा दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर की साइड आपको दिखाई दे रही है, परफेक्टली कंडक्टिंग है, मतलब यहां से इसमें हीट निकलेगी। इसे सोर्स कहा जाता है, सोर्स मतलब स्रोत, और सोर्स को हम T1 से डिनोट करते हैं। यहां पर जो आपको टेम्परेचर दिखाई दे रहा है T1, इसे सोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर्स। और जो टेम्परेचर है वो केल्विन में मेजर करना होगा आपको। आपको क्वेश्चन के अंदर डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा, तो आपको केल्विन में बदलना है। तो ध्यान रखना, अगर वो केल्विन में दे रखा है क्वेश्चन में तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, केल्विन में तो है ही, लेकिन अगर सेल्सियस में होगा तो आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा। अब हमें समझना है सोर्स होता क्या है। सोर्स का मतलब है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके पास इनफाइनाइट हीट की कैपेसिटी है, अनंत। मतलब यह हुआ कि इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर। मतलब हीट इज गिवन, सॉरी टेकन नहीं, गिवन। अगर किसी को हीट दे दी जाए, टेकन नहीं है, गिवन है बच्चे, है ना। अगर ये किसी को हीट दे दे, अपने हीट दे दे, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर इतना टेम्परेचर है। बात समझ रहे हो, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई अपना टेम्परेचर देगा, कोई हीट देगा तो टेम्परेचर वहां कम होगा, लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं कि
कितना भी ये हीट दे दे, कितना भी अपना टेम्परेचर दे दे, कितना भी ये हीट दे दे, इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो याद रखना, ऐसे टेम्परेचर को सोर्स कहा गया है, जिसे हम T1 से नोट कर रहे हैं। दूसरा एक होता है सिंक। जब वो ग्रीन बाउंड्री दिख रही है, ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, ठीक है, ये जैसे परफेक्टली कंडक्टिंग है ग्रीन बाउंड्री, मतलब यहां से हीट निकलेगी, तो इसे सिंक कहा गया है, ठीक है। इसको हम T2 से नोट करते हैं और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मेजर किया जाएगा। इस सिंक का मतलब क्या है? सिंक का मतलब है कि ये सागर इसको हीट चाहिए, ये हीट लेगा, मतलब हीट इज टेकन देन इट्स टेम्परेचर विल नॉट चेंज, मतलब कितनी भी हीट अपने अंदर समा जाए, इसकी भी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, मतलब कितना भी अपने अंदर हीट को समा जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। इतना ये है, क्या बात समझ रहे हो? तो मतलब अगर ये हीट लेने वाला है, हीट इज टेकन, हीट लेगा, इनफाइनाइट कैपेसिटी इसको लेने की, और इसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी है देने की। अब समझ में आ गया? सोर्स मतलब आपने सुना होगा कि ऑयल का सोर्स होता है, वाटर पानी का सोर्स होता है, सोर्स मतलब जो देने वाला है उसके पास इनफाइनाइट है, तो सोर्स मतलब जो देने वाला है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, और ये लेने वाला है। अगर मैं आपसे ऐसे जानकारी करूं, बताना चाहूं कि बताइए सोर्स और सिंक में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, तो आप कहेंगे सोर्स का, क्योंकि सोर्स देने वाला है, और देने वाला है तो हमेशा ज्यादा होता है, और लेने वाला हमेशा कम होता है। तो याद रखना, जो सोर्स होगा उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा, और जो सिंक होगा बच्चे उसका टेम्परेचर हमेशा कम होगा। तो यहां पर जो T2 है ये हमेशा सिंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंक। और ये क्या होगा? T1 ये सोर्स कहलाएगा। सोर्स का मतलब क्या है? ज्यादा टेम्परेचर, और सिंक का मतलब क्या है? कम टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे दे दिया कि एक टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और एक 127, तो पहले आपको केल्विन में बदल लो, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो 27 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है? कम टेम्परेचर है, मतलब सिंक है, और जो 127 है वो ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब सोर्स है। क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा इसमें होता है स्टैंड, जिसे इंसुलेटिंग स्टैंड कहा जाता है। इसमें से हीट बाहर नहीं निकलती, इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, ठीक है। अगला, ये कार्नोट साइकिल जो अभी मैं बात कर रहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, देखो इसमें 4 प्रोसेस होती है। पहला आपको जो दिखाई देगा, एक पहली प्रोसेस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब इन प्रोसेस में क्या है? सबसे पहली प्रोसेस होगी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्रसार एक्सपेंशन होगा। आइसोथर्मल को हिंदी में कहते हैं समतापीय। दूसरा होता है एडिवेटिक, रुद्धोष्म, और तीसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और चौथा होता है एडिवेटिक कंप्रेशन। मतलब आप देखिए साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि दो आपको आइसोथर्मल यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, और दूसरा आपको एडिवेटिक एक एक्सपेंशन और एक एडिवेटिक कंप्रेशन, मतलब 2 आइसोथर्मल और 2 एडिवेटिक। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एयरफोर्स एग्जाम में। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये रहा, इसको मैंने टाइप नहीं करा है, सिर्फ लिख दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कार्नोट साइकिल, ऑप्शन 1 रिवर्सिबल एडिवेटिक एंड 1 रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो ये तो होगा नहीं। 2 रिवर्सिबल एडिवेटिक एंड 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक्सपेंशन है और एक कंप्रेशन है, संकुचित है और एक प्रसार है। क्या बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? मतलब 2 रिवर्सिबल प्रोसेस किसकी है? थर्मल एडिवेटिक की, और 2 किसकी है बच्चे? आइसोथर्मल की। क्लियर है इतनी बात? क्लियर? अब देखो ये इसका कंसेप्ट था। इसमें जो मेन चीज आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां मैं जो इस सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके एग्जाम की बात कर रहा हूं, ज्ञानी नहीं बना रहा, मुझे सिर्फ आपके पेपर को निकलवाना है, मतलब आपके क्वेश्चन फंसने चाहिए जो टॉपिक है। तो सीधा सा इसमें एक तो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - T2/T1। इसमें सोर्स और सिंक क्या है, इसकी इफिशियंसी 100% होती है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल में भी आपको क्लियर हो गया बच्चे कि ये 2 आपकी आइसोथर्मल की रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी और 2 एडिवेटिक की। क्लियर? ये रहा आपका कार्नोट साइकिल, ध्यान रखना ये बात। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो एयरफोर्स 14 जुलाई शिफ्ट 1 का पूछा गया क्वेश्चन सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ये 14 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है 2021, ध्यान रखना एयरफोर्स का। इफिशियंसी का फॉर्मूला पूछ रहा है कार्नोट इंजन के लिए, तो अभी हमने पढ़ा 1 - T2/T1, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, अब सोर्स का मतलब क्या है? T1 इज इंक्रीज देन इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, मतलब साफ साफ उसने बोला है कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बच्चे? पहले 1 - T2/T1, और T1 क्या है? सोर्स। उसने क्या बोला है कि अगर सोर्स को बढ़ा दिया जाए तो आप बताइए इफिशियंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ेगी, घटेगी, कांस्टेंट रहेगी, पहले बढ़ेगी, घटेगी? तो आप एक बात देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये T2 बढ़ गया है, मतलब इसकी वैल्यू 4 है और ये क्या है?
कम होगा, यानी ये तो ज्यादा बोला है उसने, तो इसका मतलब ये कम होगा। तो 3/4 हो गया। अब 4 का भाग 3 में देना, मतलब जो T2 और T1 का जो रेशियो निकल के आएगा ना, वो 1 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा भाई? 1 से छोटा आएगा। जब ये 1 से छोटा आएगा तो आप 1 में से इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू निकल के आएगी, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, मतलब इफिशियंसी क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ये आपसे बोलता कि T1 की वैल्यू घटा दी जाए, घटाने का मतलब क्या है? इसे 3 कर दिया जाए, इसे 4 कर दिया जाए, तो 3 का भाग जब 4 में दोगे तो 1 से ज्यादा आएगी, यानी ओवरऑल 1 से ज्यादा आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा। जब 1 में से आप उसको घटाओगे तो माइनस में वैल्यू निकल के आएगी, मतलब क्या? इफिशियंसी घट रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इसकी T1 की वैल्यू बढ़ेगी तो इफिशियंसी भी बढ़ेगा, T1 की वैल्यू कम होगी तो इफिशियंसी भी कम होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? इंक्रीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपको मिल गया, सेल्सियस में इसको केल्विन में बदलना है, और इफिशियंसी का फॉर्मूला सीधा सीधा है, तो हम पता है 1 माइनस T2 बट्टे क्या हो जाएगा? T1। अब आपको कैसे चेक करना है? जिसका टेम्परेचर कम है वो आपके लिए क्या होगा? सिंक। तो देखो ये आपके लिए क्या बन गया? सिंक। अब सिंक है तो 273 इसमें ऐड कर दो 27 के साथ, तो कितना बन जाएगा? ये 7 और 3 10, 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, 300 बन गया, 300 केल्विन। और ये आपके पास 127 क्या हो गया? ये आपका सोर्स हो गया जो कि ज्यादा टेम्परेचर है। अब 127 के साथ आप 273 को ऐड कर दो, ठीक है, 273, तो कितना बन जाएगा? 400 केल्विन बन जाएगा। तो आपको साफ साफ मिल गया T2 कितना मिल गया? 300, और ये कितना मिल जाएगा? 400। इफिशियंसी आपको निकालनी है। क्लियर? अब आप देख लीजिए 0 से 0 खत्म, और 1 माइनस 3/4 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 1/4 आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 1/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? एयरफोर्स के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर के। अगला प्रश्न नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक टेम्परेचर फॉर द कार्नोट इंजन इज 200 केल्विन। यानी सोर्स और सिंक का डिफरेंस दे रखा है, सोर्स मतलब T1 और सिंक मतलब T2, इनका डिफरेंस दे रखा है आपको कितना? 200 केल्विन, साफ साफ। और बोल रहा है कि अगर इंजन की इफिशियंसी कितनी हो जाए? वो 50% हो, तो बताइए कि सोर्स टेम्परेचर कितना होगा? मतलब T1 आपसे निकलवा रहा है, अगर इफिशियंसी 50% हो जाए तब आपका ये सोर्स टेम्परेचर कितना होगा? तो हमें पता है इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस T2 बटे T1 है, ये है। इफिशियंसी कितनी हो जाए? 50%, तो 50% है तो क्या 50 बटे 100 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जब आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 बटे T1, और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां से कि T1 माइनस T2 कितना मुझे दे रखा है? 200 केल्विन, तो बदलने की जरूरत है नहीं, अपॉन T1। अब आप यहां से देखिए 1 बट्टे कितना आ जाएगा? 2, और 200 दूनी कितना हो जाएगा? 400, तो T1 कितना आ जाएगा? 400 केल्विन आ जाएगा। ऑप्शन आपके पास बी इज करेक्ट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। क्लियर? तो कार्नोट इंजन का क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे। अगला प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कार्नोट इंजन है, उसकी इफिशियंसी 40% है, और उसका सिंक का टेम्परेचर कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमसे बात कर रहा है इफिशियंसी जब 40% है उसकी, तब तो सिंक का टेम्परेचर मतलब T2 आपको कितना दे रखा है? 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब इसको 273 ऐड करोगे तो लगभग कितना बन जाएगा? 290 केल्विन। ठीक, हमसे बोल रहा है कि हाउ मच सोर्स टेम्परेचर टू बी इंक्रीज सो दैट इफिशियंसी बिकम 50%। मतलब अगर इफिशियंसी 50% हो जाए, 40 से बढ़ के कितनी हो जाए? 50, तो बताइए सोर्स टेम्परेचर क्या होगा? मतलब T1 आपसे निकलवा रहा है, कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, अब देखो दो इफिशियंसी की वैल्यू आपको दे रखी है, एक तो ये, एक ये, मतलब दो इक्वेशन यूज होंगी इफिशियंसी की। एक तो पहला 1 माइनस T2 बटे T1, मैं पहले के लिए इस केस में यूज कर देता हूं, और दूसरा ये बन जाएगा मेरे पास। तो पहला केस 1 माइनस T2 बटे T1 आ गया, तो इफिशियंसी 40% है, तो क्या 40 बटे 100 लिख सकता हूं? 1 माइनस, और मुझे सवाल के अंदर T2 कितना दे रखा है? 290 बटे T1। क्लियर? यहां पे बात क्लियर है? क्या मैं जब 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंजे 5, क्या 2 बट्टे 5 हो जाएगा? जब मैं ऐसे T1 को कैलकुलेट करूंगा तो 1 माइनस 2 बट्टे 5 बराबर क्या आ जाएगा? 290 बट्टे T1। ये देखो कितना आ जाएगा? 3 बट्टे 5, मतलब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 3 बट्टे 5, 3 बट्टे 5 बराबर 290 बट्टे T1। अब 5 का इधर कर दो तो T1 कितना आ जाएगा? 290 गुणा 5 बट्टे 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 ने 45, 5 10 1450 बट्टे 3, तो यह आ जाएगा 4 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 433.33 केल्विन आपका टेम्परेचर निकल के आ गया। यानी T1 आपको यहां पे कितना मिल के आ गया? इतना निकल के आ गया। अब ये आपका आंसर नहीं है, ध्यान रखना। अभी हमसे क्या बोल रहा है? अब हमसे दूसरी इक्वेशन इसमें लगानी है, किसमें लगानी है? इस कंडीशन में। तो इफिशियंसी का अगेन 1 माइनस T2 बट्टे क्या बन जाएगा? T1।
अब आपको साफ साफ यहां पर कितना आ जाएगा 50% यानी 50/100। अब T2 कितना था 290, तो यहां T2 गलती से भी इस T1 को यहां नहीं रखना है, मैं आपको बताऊंगा, ये गलती कर जाते हैं हम। तो T2 कितना है 290 अपॉन T1, ये तो हमें निकालना है भाई, हमसे T1 निकलवा रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1 - 1/2 कितना बन जाएगा 1/2 या 290/T1। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से T1 की वैल्यू मिलेगी 2 ने 18 580 मिल जाएगी, 580 केल्विन। देखो एक T1 ये आ गया और एक T1 ये आ गया, ठीक है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच सोर्स टेम्परेचर टू बी इंक्रीजेस, कितना आपका सोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा इफिशियंसी 40% से 50% करने पर। भाई आपको साफ साफ दिख रहा है जब इफिशियंसी बढ़ाएगा, तो अभी मैंने आपको क्या कंडीशन कराई थी, एक सवाल कराया था कि जब इफिशियंसी बढ़ेगी यानी जब सोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी। मतलब साफ साफ इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इफिशियंसी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, पहले तो 483.33 था, अब 580 हो गया, तो कितना बढ़ेगा 580 में से 483.33 को घटा दो। भाई क्लियर है, तो 580 में से आप 483.33 को घटा दो, क्लियर। तो देखो 7 और 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो यहां कितना आ जाएगा 6, और 17 में से 8 गया तो 9 और 8 17, 96.66, ठीक है क्लियर। एक मिनट, 96.66 केल्विन आ जाएगा, क्लियर। 96.67 ऑप्शन आपके पास सी है, क्लियर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जहां गलती करते हैं वो स्टेप भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ कार्नोट इंजन इज वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 227 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस, हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन 10⁴, वर्क डन बाय द इंजन इज। सवाल सीधा सीधा ये बोल रहा है कि आपका जो इंजन है वो इतने टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, ठीक है, और आपको कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है 10⁴ जूल, आपसे वर्क निकलवा रहा है। देखो यहां एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था 1 - T2/T1 जब टेम्परेचर की बात करें, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, ये भी होता है W/Q बराबर W/Q। यहां पर W क्या वर्क है और Q क्या है हीट एनर्जी है, ये ध्यान रखना आप। अब जरूरत के हिसाब से हमें यूज करना है, यहां पर एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा तो हम क्या यूज कर सकते हैं 1 - T2/T1 बराबर W/Q, ऐसे यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पर T1 T2 क्या आपको पता है, जो टेम्परेचर का मैं उसे सिंक कहेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा, दैट इज व्हाट T1। अब इसको 273 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा 400 केल्विन आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 500 केल्विन आ जाएगा T2। आप सॉल्व कर लो इसको सीधा सीधा, देखो दैट इज 1 - T2 कितना है 400, ये कितना है 500, W/Q, Q कितना 10⁴, सीधा सीधा सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 खत्म, यह आएगा 1/5 बराबर W/Q, ठीक है। W/Q मतलब 10⁴, सीधा सीधा आपको ये दिखाई दे रहा है, क्लियर इतनी बात। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि 10⁴W बराबर 5, ऐसे लिख दूं इसको, तो W बराबर आ जाएगा व्हाट 10⁴/5, ठीक। तो अगर इसको लिखेंगे हम सीधा सीधा सॉल्व कर लो, 10⁴ को क्या मैं 10⁵ × 10 लिख सकता हूं, तो 5 दूनी 10, 10⁻3 गुणा 2 आ जाएगा 2 जूल, 2 गुणा 10⁻3 जूल। ऑप्शन देख लो, सी इज करेक्ट, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन थे जो अब तक आपके एयरफोर्स ने क्वेश्चन रिपीट किए हैं या पूछे गए हैं। अब इससे हटके कार्नोट इंजन पर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो जिम्मेदारी मेरी है, इससे हटके आपके एयरफोर्स में नहीं बन सकता। जो भी आपका लेवल था, जिस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं कार्नोट इंजन के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, वो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन एक चीज, आपको जो भी लेक्चर की जो भी वीडियो चाहिए, जो आपको टफ लग रहा है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।